कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहते थे और जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते थे। उस जंगल में इस समय अभी बहुत ज्यादा तेज बारिशें चल रही थी, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी दरख्तों पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे। उस जंगल में एक नीलो चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। एक दिन वे नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है, देखो मानो चिड़े, अगर हमने आज अपना कोई मजबूत सा लकड़ी का घर बना लिया होता तो आज हम इस जंगल में कितने आराम से अपने घर में रह रहे होते इस बारिश में। हमें इस तरह से बारिश में खुली छत में नहीं रहना पड़ता। लेकिन हाँ नीलो चिड़िया, अब तो देखो तुम्हारे अंडे भी रखे हुए हैं हमारे घोंसले में। मैं तो कहता हूँ कि अब इस पे ज्यादा बारिश ना पड़े, वरना तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ मानो चिड़े, हमारी तरह तो और सारे जंगल के पक्षियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से। नीलू चिड़िया और मानू कौवे के घोंसले के साथ ही कालू कौवे और रानी कौवी का घोंसला था, लेकिन उन दोनों का घोंसला जंगल के बाकी सारी पक्षियों से बहुत ज्यादा कमजोर था। अरे कालू, मुझे तो लगता है कि इस तेज हवा की वजह से हमारा घोंसला बस कुछ ही देर में गिरने वाला है। पूरे जंगल में तो हमारा घोंसला ही सबसे ज्यादा कमजोर है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानी, लेकिन मुझे तो लगता है भी कुछ ही देर में सारे जंगल के पक्षी अपने घरों से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है। हमारा ये कमजोर घोंसला तो क्या, पक्षियों के पक्के पक्के घोंसले भी गिरकर टूट जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते जंगल के सारे पक्षी एक पेड़ पर एक साथ जमा हो जाते हैं। अरे सुनो पक्षियों, हम सबके घोंसलों पर सीधी बारिश गिरने की वजह से हम सबके घोंसले गिरकर टूट जाएंगे। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। चलो चलो मक्षिमा, अब हम जाते हैं और केलों के नए नए पत्ते लाकर अपने घोंसलों पर ऊपर लगाते हैं। उससे कुछ देर तो हमारे घोंसले बचे रहेंगे। हाँ पक्षियों, मुझे भी ऐसा लगता है कि मिट्ठू तोता सही कह रहा है। अगर ऊपर से बारिश सीधा केलों के पत्तों पर गिरेगी और हमारे घोंसले बच जाएंगे। बस फिर क्या था, उस जंगल के सारे पक्षी केलों के बाग में चले जाते हैं और अपने अपने घोंसलों के लिए केलों के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लाते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने तोड़े हुए पत्ते लेकर अपने अपने घोंसलों पर रख देते हैं। केलों के पत्ते अपने अपने घोंसलों पर लगाने के बाद सभी पक्षी अपने घरों में बैठ जाते हैं, मगर जंगल में कालू कौवे और रानी कौवी का घोंसला सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए सबसे पहले उनका घोंसला ही टूटकर गिर जाता है। कालू, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हमारा घोंसला ही गिरेगा। देखो वही हुआ, यही तो होना था, क्योंकि सबसे कमजोर घोंसला था हमारा। अब इस बारिश में हम क्या करेंगे? चलो जल्दी से नीलो चिड़िया के घोंसले में चलते हैं। हाँ हाँ रानी कौवी, तुम ठीक कह रही थी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर था इसलिए गिर गया है। हम जल्दी से नीलो चिड़िया के घर में चले जाते हैं। फिर अब वही से कालू कौवा और रानी कौवी नीलो चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम कालू कौवे और रानी कौवी? हटो हटो तुम दोनों मेरे घोंसले से। मेरे घोंसले में मेरे अंडे रखे हुए हैं, तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और मेरे अंडे भी। जाओ तुम दोनों यहाँ से। बस अब वो नीलो चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से नहीं जाते। बस फिर अब क्या था, नीलो चिड़िया का घोंसला देखते देखते नीचे गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी पानी में बह जाते हैं। देख लिया कालू कौवे और रानी कौवी, तुम दोनों ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो गया है? मेरा घोंसला तो इतना मजबूत था, मेरा घोंसला कैसे जाकर टूट गया है? अब मैं क्या करूं? जल्दी से कबूतर के घोंसले में चला जाता हूँ। बस यही सोचकर वो रंगीन पक्षी अब कबूतर के घोंसले में आ जाता है, लेकिन उस घोंसले में भी दो पक्षी होने की वजह से वो घोंसला भी उनका वजन नहीं उठा पाता और टूट जाता है।
बस फिर अब इस तरह से सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं और वो सब एक साथ आकर बैठ जाते हैं। अरे पक्षियों, ये आप सबको अचानक क्या हो गया है? आप सब दूसरे पक्षियों को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर आप में से किसी का घोंसला टूट जाता है तो आप लोग जाकर दूसरों के घोंसले में रहकर उनका घोंसला क्यों तोड़ देते हैं? अब देखिए जरा, इसी वजह से जंगल में एक घोंसला भी नहीं बचा है। देखो अब हम सब बेघर हो गए हैं। नीलो चिड़िया, हमने तो कालू कौवे और रानी कौवी को देखकर ही ये शुरू किया था। कालू कौवा और रानी कौवी तुम्हारे घोंसले में आए थे ना, तो यही देखकर हम भी दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाने लगे। मैं भी इसीलिए दूसरे घोंसले में चला गया। अरे क्या मैंने थोड़ी ये सारे पक्षियों से कहा था कि मेरी तरह जाकर दूसरे पक्षियों के घरों के घोंसले तोड़ दे? अरे भाई देखो, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब हम सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि अब हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं। सुनो, अब हम सबको मिलकर इसी बारिश के अंदर ही घर बनाना पड़ेगा और सामान भी इसी बारिश में ढूंढना होगा। हाँ नीलू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब हम सभी पक्षियों को मिलकर एक नया घर बनाना होगा ताकि हम उस घर में रह सके। हाँ तो चलो फिर, चलो पक्षियों, हम सभी जंगल में जाकर घर के लिए सामान ढूंढ कर लाते हैं और फिर अपना घर बना लेते हैं। पक्षियों सुनो, अब हम सबको अलग अलग दिशा में जाकर सामान ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से बहुत सारा सामान जमा करके अपने रहने के लिए एक घर बना सके। बस फिर वे सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर लकड़ी का सामान ढूंढने लगते हैं। बस फिर अब क्या था, सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से कई ज्यादा लकड़ियों का सामान अपने घर बनाने के लिए लेकर आए थे। सुनो पक्षियों, देखा, हम सब ने मिलकर काम किया तो हमें कितना सारा सामान मिला है। अब ऐसे ही हम सब मिलकर अपना घर बना लेते हैं जल्दी से, ताकि हम इस बारिश से बच सके। बस फिर क्या था, फिर सभी पक्षी थोड़ी देर में सारे लगकर एक लकड़ी का प्यारा सा मजबूत घर बना लेते हैं। वैसे पक्षियों, ये घर कितना बड़ा और अच्छा बन गया है। हम बारिशों में इसमें आराम से रह सकते हैं। जैसे ही बारिशें खत्म होगी, हम सब पक्षी अपने लिए अलग अलग सा घर बना लेंगे। लेकिन रानी कभी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हम सब तो इसी घर के अंदर ही रहेंगे। ये घर कितना बड़ा है। देखो पक्षियों, ये घर बारिश खत्म होने के बाद मेरा और कालू कौवे का हो जाएगा। अरे वाह भाई वाह रानी कौवी, ये घर तो हम सभी पक्षियों की मेहनत से बना है। अब तुम दोनों अकेले ही इस घर पर कब्जा करना चाहते हो। एक तो तुम दोनों की वजह से हम सब पक्षियों के घर गिर गए हैं और अभी भी तुम दोनों शर्मिंदा होने की बजाय हम सब पक्षियों का ये घर छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये घर अब हम सबका ही होगा। जब जब जंगल में बारिशें होती रहेगी तो हम इसी घर के अंदर रह जाने के लिए आया करेंगे हर साल। पक्षियों, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लोग हमें इस घर में रहने नहीं देते हो। अरे पक्षियों, ये क्या बात हुई? ये तो जिद पे जिद करते जा रहा है। बस बहुत हुआ कालू कौवे, हम तुम्हें अकेले इस घर में कभी नहीं रहने देंगे। और वैसे भी देखो पक्षियों, ये कालू कौवा कितना जिद कर रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, हम अभी से ही इसको इस घर में नहीं रहने देते हैं। इसे भी इसकी वजह से ही तो हमारे घोंसले टूट गए थे। हाँ हाँ पक्षियों, ये मानो चिड़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अरे अरे पक्षियों, नहीं नहीं, आप सब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लोग तो ऐसे ही फजूल की जिद लेकर बैठ गए हैं। हमें अकेले नहीं रहना है इस घर में और आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने आप सबका घर जानबूझ के नहीं तोड़ा था। वो तो काफी तेज बारिश की वजह से हम डर गए थे, इसीलिए नीलो चिड़िया की घोंसले में आए और हमें क्या पता था कि हमारे आने से उसका घोंसला टूट जाएगा। इसीलिए आप हमें माफ कर दीजिए और हमें भी इस घर में रहने दे दीजिए। जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बाद में भी हम लोग इस घर में अकेले नहीं रहेंगे। बस फिर अब वो सारे पक्षी कालू कौवे और रानी कौवी की बात सुन लेते हैं और वे सब पक्षी उस घर में आराम से रहने लगते हैं। जब तक उस जंगल में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, उस जंगल के सारे पक्षी उसी घर में रह रहे थे। कौवी नीलो चिड़िया के घर आती है और वह उसे कहती है, नीलो नीलो, मैं गुड़िया के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लाई हूँ। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और सुशील है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया गौरी बहन।
हम अभी गुड़िया की शादी की बात ही कर रहे थे। तो ठीक है नीलू बहन, मैं कल लड़के वालों को आपके घर ले आऊंगी। अगर उन्हें गुड़िया बेटी पसंद आ गई तो वह सारी जिंदगी सुख बरतेगी। ठीक है गौरी बहन, तो कल फिर हम दोनों काम पर नहीं जाएंगे, आप उनको लेकर आ जाना हमारे घर। फिर गौरी कव्वी वहाँ से लड़के वालों के घर चली जाती है और वह रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। अरे ठीक है गौरी बहन, हम कल आपके साथ चल देते हैं। अगर तो हमको गुड़िया बेटी पसंद आ गई तो शादी भी जल्दी ही कर देंगे। हाँ हाँ बहन जी, आप बस कल को तैयार रहना, अब मैं चलती हूँ। फिर ये कहकर गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और इधर नीलो चिड़िया भी बहुत खुश थी। टुन्नू जी, हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसके लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया। हाँ रानो, गरीबी तो हमारी बच्ची ने इसी घर में बहुत देख ली। अब दुआ है कि उसके आगे का जीवन सुख में बीते। और अगली सुबह गौरी कव्वी लड़के वालों को लेकर उनके घर पर आ जाती है। अरे गौरी बहन, हमें तो गुड़िया पसंद आ गई। अगर इनको भी हमारा बेटा गुल्लू पसंद आया है तो शादी की तारीख पक्की करते हैं। अरे हाँ हाँ बहन जी, हम सबको गुल्लू बहुत पसंद आया है, आप बस शादी की बात पक्की कीजिए। फिर वे सब शादी की बात पक्की करके वहाँ से चले जाते हैं। अरे टुन्नू जी, आपने शादी की तारीख इतनी जल्दी क्यों रखी? ये तारीख तो बहुत जल्द ही आने वाली है। इतने दिनों में रुपए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अरे रानो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। पैसों का इंतजाम तो मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा जहाँ पर काम करता था वहाँ पर चला जाता है और गुड़िया की शादी की बात अपने मालिक को बताता है। मालिक जी, कुछ रुपए पैसों का सहारा दे दो, मेरी गुड़िया बेटी की शादी है। अरे टुन्नू, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दे सकता क्योंकि इस बार व्यापार में बहुत घाटा हुआ है। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, शायद मुझे इतने सारे पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। ये सोचकर टुन्नू चिड़ा एक साहूकार के पास चला जाता है और उसके पास अपना घर गिरवी रख पैसे ले लेता है। अरे टुन्नू, मैं तुझे सिर्फ 6 महीनों के लिए पैसे दे रहा हूँ। अगर तूने मेरे पैसे टाइम पर वापस नहीं किए तो थारे घर पर मेरा कब्जा होगा। ठीक है सेठ जी, मैं समय से पहले आपके पैसे चुका दूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है और वो पैसे नीलो चिड़िया को दे देता है। अरे टुन्नू जी, आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अरे नीलो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने ये घर मोती सेठ के पास गिरवी रखवा दिया है। टुन्नू जी, आपको ये घर गिरवी नहीं रखना चाहिए था। अगर मोती सेठ के पैसे 2 दिन भी लेट हो गए तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। आप चिंता ना करें नीलो, 6 महीने का समय है हमारे पास, जब तक हम ये पैसे आराम से लौटा देंगे। फिर नीलो चिड़िया और रानो चिड़ा वो पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और शादी का सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। रानो जी, आखिर हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। मेरा तो उसके बिना घर में मन भी नहीं लगेगा। टुन्नू जी, मुझे तो बस एक चीज की खुशी है कि वो हमारे गरीब घर को छोड़कर अब एक अच्छे घर में जा रही है। मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई जी। वह परिवार ऐसे ही शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी गौरी कव्वी उनके घर आती है और उनसे कहती है, नीलो, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ गौरी बहन, कहिए आपको क्या बात करनी है? वो क्या है कि लड़के की माँ आज मेरे घर पर आई थी और वह बोल रही थी कि हमें दहेज में एक मोटर बाइक चाहिए। लेकिन गौरी बहन, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
मैंने तो उनसे बहुत कहा कि वो इतने गरीब है, वो मोटर बाइक कहाँ से ला कर देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा है कि अगर मोटर बाइक का इंतजाम हो जाए तो बता देना, हम बारात लेकर आ जाएंगे। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने रुपये है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ बहन कि आप लोग ये रिश्ता तोड़ दो। पहले तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वरना तो मैं ये रिश्ता लेकर आपके पास कभी नहीं आती। नहीं गौरी बहन, अब हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आप मुझे जरा शाम तक का समय दीजिए। टुन्नू जी, अब आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? घर को तो आप पहले ही गिरवी रख चुके हो। रानो, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूँगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा उसी मोती सेठ के पास चला जाता है। अरे सेठ जी, आप कृपया करके मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, वरना तो मेरी बेटी की शादी होते होते रुक जाएगी। ठीक है टुन्नू, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तुझे भी मेरी एक मदद करनी होगी। बताए सेठ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। टुन्नू, कल ही मेरे एक बेटे के रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी एक किडनी खराब है। अगर तुम अपनी किडनी दे दो तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर तुरंत ही कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं शादी होने के बाद ही आपके बेटे को अपनी किडनी दे दूंगा। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। क्या मैं तुझे पागल दिखता हूँ जो तुझे पहले पैसे दे दूँ? पहले किडनी दे, फिर पैसे ले लेना। टुन्नू चिड़ा अपने मालिक की बात मान लेता है और वह अपनी किडनी बेच देता है। ये लो टुन्नू, तुम्हारे पूरे 2 लाख रुपए। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। नहीं टुन्नू, आपको एक रात आराम की जरूरत है। आप एक रात यहीं पर ठहर जाना, वरना तो तुम्हारे ऑपरेशन से खून बहेगा। फिर टुन्नू चिड़ा जैसे तैसे करके वहाँ पर वह रात गुजार लेता है और सुबह के होते ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। रानो चिड़िया उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है। टुन्नू चिड़े, आप सारी रात कहाँ थे और आपको ये चोट कैसे लगी है? नीलो, वो उड़ते समय एक नुकीले पेड़ के साथ हो गई। बस जब ही ये चोट मुझे लग गई। आप ज्यादा परेशान न हो, मैं रुपयों का इंतजाम कर लाया हूँ। फिर गुड़िया की शादी गुल्लू चिड़े के साथ काफी धूमधाम से हो जाती है। अरे ओ गुड़िया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई जो मुझे ये सूखी रोटियां तुम्हारी? मम्मी, घर में घी खत्म हो गया है। अरे तो कभी तू अपने माँ बाप के घर से भी 2-4 किलो घी नहीं ला सकती है? इस घर का तो तू खा खा कर मोटी हो गई है। माँ जी, आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा कितने गरीब है। तो फिर शादी ही क्यों की थी? इस गौरी कवि ने हमें किन गरीबों के बीच फंसा दिया? एक मोटर बाइक भी कहने से दिया। गुड़िया की सास गुड़िया को हमेशा ऐसे ही ताने सुनाया करती थी। एक दिन भी गुड़िया को चैन से रहने नहीं दिया। मामा, मेरी तो नौकरी लगने वाली है, परंतु उन्होंने पहले 50,000 रुपए मांगे हैं। आप जरा जल्दी से मुझे अलमारी से पैसे दे दो। अरे बेटे, हम अपने पैसे क्यों खर्च करें? आखिर ये बहू किस दिन काम आएगी? नहीं माँ जी, मुझसे अब पैसे लाने का ना कहे। मेरे मम्मी पापा के पास अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तो फिर तेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी क्या अभी मेरे इस घर से निकल जा तू। नहीं माँ जी, आप मुझे इस घर से बाहर ना निकालिए। मेरे पापा ने ये शादी बड़ी उम्मीदों से की थी, लेकिन गुड़िया की सास उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। और इधर टुन्नू चिड़ा भी बीमार रहने लगा था और वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है और उन्हें अपनी ससुराल की सारी बातें बता देती है। अरे क्या कहा गुड़िया बेटा, आपको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इस शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर टुन्नू चिड़ा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वहीं पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है।
तो दोस्तों, हमें दहेज के लालचियों से कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ बार कुछ लोगों की मांगे कभी भी खत्म नहीं होती और न ही उस घर में बेटियों को सम्मान दिया जाता है।